हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग योर ओन चैनल साइंस क्लासेस बाय मुंजाल सर। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं क्लास 9th फिजिक्स के चैप्टर 10 की, जिसका नाम है ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन में क्या पढ़ना है, चलिए देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, चैप्टर का नाम है ग्रेविटेशन, लेकिन फर्स्ट पॉइंट के अंदर मैंने 3 टर्म्स को लिखा हुआ है। अब इन 3 टर्म्स में स्टूडेंट्स जो है थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड ग्रेविटी। तो इसको आप लगभग एक ही बात मानो, तो इसको मैं एक साथ आपको क्लियर कर दूंगा कि ग्रेविटेशन क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है और ग्रेविटी क्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ध्यान से देख लेना। फिर है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, यानी जो ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ लगाएगी जिसको हम ग्रेविटी बोलते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा बताऊंगा, यहाँ पे पूरा डिटेल के अंदर बता दूंगा। देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम स्मॉल जी से डिनोट करते हैं, ये टॉपिक पढ़ेंगे। देन डिफरेंस बिटवीन जी एंड जी, कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। स्मॉल जी आपको पता चल गया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, लेकिन कैपिटल जी क्या होता है ये अभी हम स्टार्ट करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा, एक कांस्टेंट होता है। देन फ्री फॉल के बारे में पढ़ना है, और लास्ट टॉपिक इसका रहेगा मास एंड वेट का। तो इस बार सीबीएसई ने जो सिलेबस रिड्यूस किया है उसके अंदर थ्रस्ट एंड प्रेशर नहीं आना, तो इतने टॉपिक्स को हमने ये चैप्टर 10 एनसीईआरटी का जो है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए पहला पॉइंट देखते हैं अपने, जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन एंड ग्रेविटेशनल फोर्स साथ में ग्रेविटी। तो स्टूडेंट्स, इसको समझने के लिए एक एक्टिविटी जो आप लोगों ने बचपन में की होगी, ठीक है, या जो एनसीईआरटी में दे रखी है उसको ध्यान से देख लो। इस एक्टिविटी में क्या दिखाया हुआ है, इस एक्टिविटी में ये दिखाया हुआ है कि आप यहाँ सेंटर में हैं और आपने इस सेंटर के अकॉर्डिंग जो है एक स्टोन को एक थ्रेड के साथ या रस्सी के साथ जो है बांधा हुआ है। ठीक है, अब उसको आप सिर के ऊपर जो है राउंड राउंड जो है मूव कर रहे हैं। जब ये राउंड राउंड मूव कर रहे हैं तो यानी कि एक सर्कुलर पाथ पे ये स्टोन जो है मूव कर रहा है। अब इसकी मैं जितनी मर्जी पोजीशन ले सकते हैं, लेकिन आपको क्लियर करने के लिए यहाँ पे मैं इसकी 4 पोजीशंस को जो है डिस्कस कर रहा हूँ। ये 4 पोजीशन क्या है कि ये स्टोन है आपका, स्टोन, और ये स्ट्रिंग है, ठीक है, या थ्रेड है, कोई रस्सी, यहाँ पे आप सेंटर में आप खड़े हैं। अब जो है स्टोन को आप राउंड राउंड मूव कर रहे हैं, तो ये मूव करता हुआ इस पोजीशन पे, फिर नेक्स्ट इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे क्या देखना है कि जब आप इसको मूव कर रहे हैं, ठीक है, जो आप एक्टिविटी में देखोगे, तो अगर इसको आप छोड़ देते हैं, इस रस्सी को छोड़ देते हैं, तो ये जिस डायरेक्शन में, इस पॉइंट पे अगर ये इस डायरेक्शन में जा रहा था तो उसी डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन ये दूर चला जाएगा। ठीक है, लेकिन देखो अगर आपने रस्सी को पकड़ा हुआ है तो ये एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, ये कहीं नहीं भागेगा। यहाँ इसकी डायरेक्शन जो है इस तरफ है, लेकिन रस्सी ने पकड़ा हुआ है और ये रस्सी अंदर की तरफ उसको खींच रही है। अगर हम इस पॉइंट पे बात करेंगे तो यहाँ पे स्टोन जो है वो इस डायरेक्शन में जाना चाह रहा है, लेकिन रस्सी ने फिर पकड़ा हुआ है, रस्सी उसको उधर नहीं जाने देगी। सेम ऐसे इधर होगा, इसकी डायरेक्शन इधर होगी, लेकिन रस्सी ने इसको पकड़ा हुआ है, नहीं जाने देगी। ऐसे ही इस डायरेक्शन में, और ये ऐसे अंदर की तरफ एक फोर्स लग रहा है। तो यानी कि रस्सी की फॉर्म के अंदर आपको दिखाई दे रहा है कि किसी ने इसको पकड़ रखा है, और इसकी जो स्पीड या वेलोसिटी है इसको जो है ये चेंज कर रहा है। वेलोसिटी जैसे हर पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, मींस की वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो इस पे थोड़ा सा नॉलेज जो आपको प्रीवियस जो 2 चैप्टर हमने पढ़े थे, क्या कि पहला चैप्टर हमने पढ़ा था मोशन, और मोशन जो है कौन लाता है, ये लाता है फोर्स, ये आपको पता है। अब फोर्स क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड या वेलोसिटी को चेंज कर सकता है, ये आपको पता है, स्पीड या वेलोसिटी को चेंज कर सकता है। तो यहां पे देखो उसके साथ साथ ये डायरेक्शन को भी चेंज करता है। ये हमने सब पढ़ा है फोर्स के बारे में पिछले 2 चैप्टर्स के अंदर। बस इसी नॉलेज को ध्यान में रखते हुए देखो, यहाँ पे स्टोन की डायरेक्शन चेंज हो रही है, उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, इट मींस यहाँ पे कोई ना कोई फोर्स लग रहा है। अब वो फोर्स कौन सा है, देखो ये रस्सी की फॉर्म में हमें जो फोर्स दिखाई दे रहा है, जो अंदर की तरफ इस सर्कल के सेंटर की तरफ दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे मान सकते हैं एक फोर्स लग रहा है, ये फोर्स लग रहा है, ये फोर्स लग रहा है, जो हमें एक स्ट्रिंग की फॉर्म में दिखाई दे रहा है। तो इस फोर्स को बोलते हैं सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल फोर्स। यानी इस स्टोन को
जो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, जिसने इसको रोके हुए है, वो एक फोर्स है जिसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट पॉइंट पे और आते हैं। सेम ऐसा और कहीं भी है हमारे, तो क्या है कि हम अपने सोलर सिस्टम के बारे में देखते हैं। सोलर सिस्टम के बारे में क्या है कि ये हमारा सन है, ये सन हो गया। अब आपको पता है कि सन के अराउंड डिफरेंट ऑर्बिट्स के अंदर हमारे 9 प्लैनेट्स जो हैं वो मूव कर रहे हैं, ये आपको पता है। ठीक है, तो बेटा सेम कंडीशन ऐसी जो है यहाँ पे इनके साथ भी हो रही है। क्या ये इसके अराउंड अपनी वेलोसिटी के साथ, अपनी स्पीड के साथ मूव करते जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन में ना जाके एक फिक्स ऑर्बिट के अंदर मूव कर रहे हैं। तो बिल्कुल ऐसा ही कुछ यहाँ पे हो रहा है जैसा अभी हमने एक्टिविटी में देखा है, यानी कि इनके ऊपर कोई फोर्स लग रहा है, इनके ऊपर कोई फोर्स लग रहा है जो इनको एक सर्कुलर पाथ में बांधा हुआ है। तो यहाँ पे भी एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। दूसरा देखिए, अगर हम इसको अर्थ मान लेते हैं, ये अर्थ है, तो आपको पता है कि अर्थ के अराउंड जो है मून भी सेम ऐसे ही सर्कुलर पाथ पे जो है वो मूव कर रहा है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये क्लियर हो रहा है कि सन जो है इनके ऊपर एक अट्रैक्शन ऑफ फोर्स जो है ना वो लगा रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ऐसे अर्थ भी मून के ऊपर एक फोर्स लगा रही है। तो स्टूडेंट्स ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, ये फोर्स जो है ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। ये फोर्स कौन सा होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। और जो ये फिनोमिना है, जो अट्रैक्शन का फिनोमिना है, जो एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को खींच रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, इस फिनोमिना को बोलते हैं ग्रेविटेशन। ठीक है, अब ग्रेविटेशन तो फिनोमिनन हो गया कि ये अट्रैक्शन का फिनोमिनन, ये ग्रेविटेशन हो गया, और जिसके कारण ये पैदा होता है वो फोर्स, उस फोर्स को बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। अब हम कहाँ रह रहे हैं? हम लोग रह रहे हैं अर्थ के ऊपर, जियो के ऊपर। तो हमारी अर्थ जो है हर एक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है, यानी कि अर्थ भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है। तो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स को ग्रेविटी बोलते हैं। समझ गए बेटा? यानी कि ग्रेविटेशन फिनोमिनन हो गया अट्रैक्शन का, और जो अट्रैक्शन किसके कारण लग रहा है? एक फोर्स के कारण लग रहा है, वो फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स, और जो फोर्स अर्थ लगा रही है उसको ग्रेविटी बोलते हैं। इन टर्म्स को समझने के बाद इनके बारे में थोड़ा नोट भी कर लो। ग्रेविटेशन क्या है? इट इज द फिनोमिनन ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन डिफरेंट बॉडीज इज नोन एज ग्रेविटेशन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये फिनोमिनन किसका है? ये अट्रैक्शन का है बिटवीन डिफरेंट बॉडीज। तो मैंने यहाँ पे डिफरेंट बॉडीज लिखा है, ऑब्जेक्ट भी आ सकते हैं। तो ये बॉडीज जो है हमारी अर्थ के ऊपर कोई टेरेस्ट्रियल बॉडी भी हो सकती है, या स्पेस की कोई सेलेस्टियल बॉडी भी हो सकती है। यानी कि जिस भी ऑब्जेक्ट के अंदर मास है वो ग्रेविटेशन फिनोमिनन को शो करेगा, जिसके अंदर मास है वो ये अट्रैक्शन ऑफ फोर्स जो है दिखाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टर्म है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशन जिस फिनोमेनन की हम बात कर रहे हैं इज कोज्ड बाय अ सेंट्रीपिटल फोर्स विच इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। कोई भी ऑब्जेक्ट है वो ग्रेविटेशन शो कर रहा है तो एक फोर्स लगा रहा है, और इस फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। जिसके अंदर मास है वो ग्रेविटेशनल फोर्स को शो करेगा, अट्रैक्ट करेगा। नेक्स्ट टर्म है ग्रेविटी। द अर्थ अट्रैक्ट्स ऑल द ऑब्जेक्ट्स टुवार्ड्स इट्स सेंटर। तो आपको पता है भी कोई भी चीज़ गिरा दें अपने, सारी की सारी चीज़ें कहाँ जाती हैं? टुवार्ड्स द अर्थ। अगर मैं इस पेन को गिराऊंगा तो कहाँ जाएगा? नीचे की तरफ, अर्थ सरफेस की तरफ जाएगा। ठीक है ना? तो दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो अर्थ लगा रही है इज कॉल्ड ग्रेविटी, या इसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। अब इसकी इंपॉर्टेंस भी देख लेते हैं। इंपॉर्टेंस यानी ग्रेविटी का फायदा क्या है हमें? तो पहला है वी आर फर्मली अटैच्ड टू द अर्थ सरफेस। जो मैं आपको यहाँ पे खड़ा होकर पढ़ा रहा हूँ, चल रहा हूँ, आप सभी लोग जो है अर्थ सरफेस के ऊपर चिपके हुए हैं। ये इस ग्रेविटी का ही फायदा है। अदरवाइज अगर हम स्पेस पे चले जाएं, स्पेस में, तो हम तैरते नजर आएंगे, उस सरफेस को टच नहीं कर पाते। तो ये हमारे लिए काम करना, चलना ईजी है इस ड्यू टू ग्रेविटी के कारण। सेकंड है होल्डिंग ऑफ एटमॉस्फेयर। इस ग्रेविटी ने, अर्थ की ग्रेविटी ने एटमॉस्फेयर को, हमारे चारों तरफ जो लाइफ एग्जिस्टेंस के लिए एयर चाहिए, गैसेज चाहिए, वो सब चीज़ों को होल्ड करके रखा हुआ है। एटमॉस्फेयर को होल्ड रखा हुआ है और लाइफ को एग्जिस्ट कर रहे हैं इसी कारण से। फिर है फ्लो ऑफ वाटर। फ्लो ऑफ वाटर इन रिवर्स एंड कैनाल्स। तो नदियों के अंदर जो पानी चल रहा है, कैनाल्स के अंदर पानी चल रहा है, तो वो एक ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वहाँ पे चिपका हुआ है, सही फ्लो चल रहा है, एल्टीट्यूड के उस हिसाब से चल रहा है। अगर ये फोर्स खत्म हो जाए, ग्रेविटेशनल फोर्स ना हो, तो ये हवा के अंदर आ जाए, तैरने लग जाए, किधर भी जा सकता है, गायब हो सकता है। ठीक है। फिर है रेन फॉलिंग। तो आपने देखा रेन जब फॉल होती है तो कहाँ आती है? टुवार्ड्स द अर्थ सरफेस। ठीक है ना? तो ये भी ग्रेविटी के कारण है, ये बादलों के ऊपर परली तरफ नहीं जाती। जो ये न्यूटन सर थे, तो ये मैथमेटिशियन के साथ जो है फिजिक्स
को भी जानते थे, तो इन्होंने दोनों चीज़ों को कंबाइन करके इनको प्रूव करके जो है बता दिया, तो इसलिए क्रेडिट जो है इनको गया। अब आपने इनकी स्टोरी भी सुनी होगी, कैसे कि ये एप्पल के पेड़ के नीचे जो है सो रहे थे या बैठे थे, तो एक एप्पल जो है इनके सिर के ऊपर गिरा। अब पता नहीं ऊपर गिरा कि नहीं गिरा, चलो सामने भी गिरा हो, तो इनके दिमाग में आया कि ये नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया, यानी कि नीचे की तरफ आ रहा है तो हमारा अर्थ सरफेस जो है इसके ऊपर कोई फोर्स लगा रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस हिसाब से इन्होंने इसकी खोज कर दी। फिर ये यहीं पे नहीं रुके, इन्होंने देखा कि इस यूनिवर्स के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जितने भी मासेस हैं, ये एक दूसरे के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे हैं। तो इससे इन्होंने एक नया रूल बना दिया जिसको यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोलते हैं। स्टूडेंट्स, आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है व्हाट इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो स्टूडेंट्स बड़ा इजी है, इसको याद करना भी बड़ा लिखा हुआ जरूर है, लेकिन इसको लिखना और लर्न करना बड़ा इजी है। इसमें क्या है कि एवरी ऑब्जेक्ट ऑफ दिस यूनिवर्स, इस ऑब्जेक्ट का हर ऑब्जेक्ट अट्रैक्टिंग अनदर ऑब्जेक्ट, दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रहा है विद अ सर्टेन फोर्स। अब जो ये सर्टेन फोर्स होता है जिसको हम F से डिनोट करेंगे, ये जो फोर्स होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, यानी जो ऑब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं उनके मासेस के अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और उन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है उस डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। बस इतनी बात को याद करके आप लोग बता सकते हैं कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ये ग्रेविटेशन है। अब इसके अंदर अगर आपने नोट करना है, दिमाग में जो पिक्चर बनानी है, तो F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन डी स्क्वेयर। बस ये वाली बात जो है याद रखने से आपको यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन याद हो जाएगा। ठीक है, दिस इज नोन एज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसको आगे हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कि इसमें G कांस्टेंट है, m1 एक ऑब्जेक्ट का मास, m2 दूसरे ऑब्जेक्ट का मास, और D है उनके बीच के अंदर डिस्टेंस है। तो स्टूडेंट्स, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को हम समझते हैं अच्छे तरीके से। अब इसको यूनिवर्सल लॉ क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये सिर्फ अर्थ के ऊपर नहीं अप्लाई हो रहा, ये पूरे यूनिवर्स के लिए एप्लीकेबल है। चाहे ये 2 पेन्स हैं या मार्कर है, इनके बीच में भी ये फोर्स लग रहा है, और जो बड़ी बड़ी सेलेस्टियल बॉडी हैं उनके बीच के अंदर भी ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। ग्रेविटी का फोर्स जो है हमें, या अर्थ का फोर्स क्लियरली दिखाई दे रहा है, इनके बीच में दिखाई नहीं दे रहा, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमने 2 ऑब्जेक्ट्स जो हैं, मान लो ये हमने 2 ऑब्जेक्ट्स को लिया है, 2 बॉडीज को लिया है। लेट द मासेस ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स m1 एंड m2, इनके m1 m2 मासेस को हमने लेट कर लिया है। अब इनके बीच की जो डिस्टेंस है इसको भी हमने मान लिया कि ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है, ये d डिस्टेंस है। ठीक है ना। अब अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बोलता है कि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे। अब ये फोर्स जो होगा ना वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, यानी कि इनके मासेस को हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। दूसरी, ये जो उनके बीच की डिस्टेंस है इसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, तो हम इसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कर दिया। अब इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर देंगे, तो कंबाइन करने के बाद आपको नया फॉर्मूला क्या मिल गया, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। अब आपको पता है कि ये तो कंफर्म हो गया कि मासेस m1 या m2 इंक्रीज होंगे तो F भी इंक्रीज होगा, ये फोर्स इंक्रीज होगा। अगर D डिक्रीज होगा, डिस्टेंस डिक्रीज होगी, तो ये F इंक्रीज होगा। यानी हमें ये वैल्यू थोड़ा सा आइडिया तो हो जाएगा, लेकिन अगर हमने कैलकुलेट करना हो तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से हम ये कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर इक्वल साइन लाना होगा। तो आपको पता है कि जब भी हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को हटा के हम इक्वल साइन लाएंगे तो आपको एक कॉन्स्टेंट की जरूरत होगी। अब इस कांस्टेंट को हमने कैपिटल G से डिनोट कर दिया। ये आपने याद कर लेना कि G लिखना कैपिटल G m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। ये हो गया फॉर्मूला यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे आपने बता देना है वेयर कैपिटल G इज अ कांस्टेंट। अब इस कांस्टेंट को और भी नाम दे सकते हैं आपने। अब इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है ना, ये कांस्टेंट तो है लेकिन क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। अब इसकी वैल्यू भी फिक्स है, 6.673 इंटू 10 टू द पावर -11, और यूनिट भी याद रखनी है आपने, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर।
या कहीं आपको लिखी हुई मिल जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर kg-2, ठीक है ना। तो ये वाली यूनिट भी इंपॉर्टेंट है और इसकी ये वैल्यू भी आपने याद रखनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब बाकी बताइए आपको m1 क्या है, मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, मास ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट एंड डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। क्लियर लोग बेटा। अब जो है जी की वैल्यू आपने याद रखनी है, लेकिन ये जो वैल्यू है इसकी यूनिट जो है ये कैसे आई इसको भी आप देख लो। देखो इसी फॉर्मूले से हम नया फॉर्मूला बना लेते हैं, रीअरेंज कर लेते हैं। कैसे, जी की वैल्यू अगर आपने बनानी हो यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, f इंटू डी स्क्वेयर और नीचे चले जाएंगे m1 m2। तो अब देखो बेटा g की यूनिट कैसे बनेगी, f क्या है न्यूटन, d क्या है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है मीटर, तो मीटर का स्क्वायर है, नीचे क्या है m1 m2, तो m यानी कि मास, kg तो kg का स्क्वायर। तो इस तरह से ये यूनिट होगी। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बेस पे आपके एनसीईआरटी बुक के अंदर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको अगर हम समझ लेंगे तो ये टॉपिक और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या है, राइट द फॉर्मूला टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड एन ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। बात वही है, लेकिन यहाँ पे हम बात किसकी कर रहे हैं, यूनिवर्सल लॉ को हम अप्लाई कर रहे हैं अर्थ के ऊपर। तो उन्होंने क्या पूछा है कि अर्थ के ऊपर एक ऑब्जेक्ट उसके सरफेस के ऊपर पड़ा है, तो आपने चेक करना है कि अर्थ इसके ऊपर कितना फोर्स लगाती है, या इन दोनों के बीच के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए फॉर्मूला बनाओ। तो हम बनाने का तरीका वही है जो हमने अभी पढ़ा था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अंदर। तो चलिए इसके लिए क्या करेंगे हम, लेट द मास ऑफ अर्थ, तो अर्थ के मास को हम कैपिटल M लिख लेते हैं, ठीक है ना। अब m1 m2 की जगह पे हम, तो क्योंकि एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है और एक बहुत बड़ा हमारा प्लैनेट है अर्थ, तो इसको हमने कैपिटल M से, और रेडियस ऑफ अर्थ इसको हम r मान लेते हैं। अब देखो बेटा, अब जो ऑब्जेक्ट जो भी लेते हैं यानी कि अर्थ ले रहे हैं, तो ये इसका सेंटर पॉइंट है, इस मास का, पूरे मास का सेंटर पॉइंट है। तो यहाँ से इसकी डिस्टेंस को आपने मेजर करना है, ना कि आपने समझना है कि सरफेस के ऊपर ये जीरो नहीं है। तो इसका ये सेंटर पॉइंट और इसका सेंटर पॉइंट, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है इसको हम रेडियस ऑफ अर्थ मान रहे हैं, तो इसको हमने r जो है एज्यूम कर लिया। मास ऑफ ऑब्जेक्ट इसको हम स्मॉल m से डिनोट कर रहे हैं, इसको स्मॉल m। अब हमने क्या फाइंड करना है, फॉर्मूला फाइंड करना है ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड एन ऑब्जेक्ट। तो जब ये फॉर्म करेंगे तो हमें पता है अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो उसके अंदर हम क्या करेंगे कि जो फोर्स लगेगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो आपको पता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। तो प्रोडक्ट ऑफ मासेस को बना दो m कैपिटल इंटू स्मॉल m। इस तरह से ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई आपकी, जैसे हमने अभी किया था। और उनके बीच की जो डिस्टेंस है, जो हमने डी स्क्वायर लिखा था पहले, तो अब यहाँ पे क्या ये r है, तो उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो 1/r²। ये हमारी सेकंड इक्वेशन होगी। अब इन दोनों को कंबाइन कर देंगे तो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r²। अब आपको पता है कि आपने ये इक्वल साइन यहाँ लाने के लिए कांस्टेंट यूज करेंगे, तो कांस्टेंट वही रहेगा, f इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r²। तो ये आपका नया फॉर्मूला आपको मिल गया कि ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड ऑब्जेक्ट के बीच में निकालना हो तो ये फॉर्मूला हमने अप्लाई करना है। अब आपने ये ध्यान रखना है, बात सिर्फ वही है, सिर्फ इसकी शक्ल जो है थोड़ी चेंज हो गई, तो ये आपके न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। यहाँ पे कैपिटल G जो है क्या है, ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है। कैपिटल M क्या है, मास ऑफ अर्थ। स्मॉल m क्या है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट। और ये r क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से ये नया फॉर्मूला हमारे पास आ गया। अब अगर आपको रियल में इनकी वैल्यू दे दी जाए तो आप ये फोर्स भी निकाल सकते हैं, कितना फोर्स अर्थ जो है इस बॉल के ऊपर, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाएगी। तो ये न्यूमेरिकल में आपको मान लो दिया गया है, एक बॉल का जो है मास 1 kg है, और अर्थ का ये भी दिया होगा 6 × 10⁻24 kg, ये मास जो है अर्थ का दिया हुआ है। और रेडियस जो है
ये आपको 6.4 इंटू 10⁻³ किलोमीटर, इस तरह से आपको न्यूमेरिकल दिया होगा। अब यहाँ पे जो रेडियस को चेंज कर लेना, 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर लिख देंगे, ऐसा यूनिट बना लेंगे, किलोमीटर से मीटर बना लिया। अब जैसे ये सारी वैल्यू आप पुट करोगे एफ के अंदर, यानी कि जी की वैल्यू पता है आपको 6.673 इंटू 10⁻11 और कैपिटल एम की वैल्यू जो है 6 इंटू 10⁻24, स्मॉल एम 1 kg की बॉल है, और इसके नीचे जो आप लिखोगे आर स्क्वेयर, तो रेडियस यानी कि 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर, इसको स्क्वेयर में लिखना है, तो 6.4 इंटू 10⁻6 दोबारा लिख देंगे। अब इसको आप कैलकुलेट करके देख लेना, जब इसका रिजल्ट मिलेगा आपको तो 9.8 न्यूटन फोर्स है ना ये, या राउंड फिगर के अंदर 10 न्यूटन इसका आंसर आपको मिल जाएगा। स्टूडेंट्स, इसी फॉर्मूला के बेस्ड पे एक अच्छा न्यूमेरिकल और देख लेते हैं। देखो इसमें क्या है, व्हाट हैपन्स टू द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स डबल्ड एंड हाफ। यानी कि एक केस आपको दिया गया है और उसके 2 पार्ट कर दिए गए हैं। थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग मैं करवा देता हूं आपको कि ये आपके पास 2 ऑब्जेक्ट्स हैं और उन्होंने बोला है कि इनके बीच की डिस्टेंस मान लिया हमने d है और ये इनका मासेस जो है m1 m2 है। तो बोल रहे हैं कि इन दोनों के ऑब्जेक्ट्स के बीच की जो डिस्टेंस है उसको डबल कर दो एक बार और दूसरी बार हाफ कर दो, तो दोनों ही कंडीशन में जो है आपको नया जो फोर्स बनेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स इन दोनों के बीच में होगा, उस पर क्या इफेक्ट आएगा। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको बताया कि इस केस के अंदर जब हमने ग्रेविटेशनल फोर्स को फाइंड करना है तो आपके पास फॉर्मूला है यूनिवर्सल लॉ वाला, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। ये फॉर्मूला बन गया बेसिक फॉर्मूला हमारा इस कंडीशन में। लेकिन अब यहाँ पे केस चेंज कर रहे हैं। क्या चेंज कर रहे हैं? ऑब्जेक्ट के बीच की जो डिस्टेंस है उसको डबल कर दिया गया है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आपको याद क्लियर हो जाएगा। पहला जो ए केस है हमारा, उसमें यानी कि ऑब्जेक्ट को चेंज नहीं कर रहे, ऑब्जेक्ट वही रहेंगे m1 m2, लेकिन जो बीच की डिस्टेंस है इसको हमने क्या कर दिया, 2d कर दिया, डबल कर दिया। तो बना लो फॉर्मूला क्या बन जाएगा। अब आपको पता है क्या फॉर्मूला बन जाएगा, नया जो फोर्स पैदा होगा, जो इफेक्ट आएगा। अब आपको ये पता है इस फॉर्मूले से कि अगर d को इंक्रीज कर रहे हैं तो f कम होगा, f कम होगा, ये पता है आपको। इसके अकॉर्डिंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल के अकॉर्डिंग कितना कम होगा वो हमें अभी, तो नए वाले फोर्स को f डैश लिख दिया, कैपिटल G जो किसी पे भी डिपेंड नहीं करता, ना तो ऑब्जेक्ट के मास पे ना किसी मीडियम पे, ये फिक्स ही रहता है। तो यहाँ पर m1 m2 भी वही रहेंगे क्योंकि जो ऑब्जेक्ट हमने चेंज नहीं किए। अब यहाँ पे जो d का स्क्वायर था, अब इसको क्या लिख देंगे, 2d का स्क्वायर, क्योंकि हमारी जो नई डिस्टेंस है वो 2d है, उस डिस्टेंस का स्क्वायर करना होता है, ये कर दिया। अब इसको देख लो क्या बन जाएगा, ये कैपिटल G m1 m2 अपॉन 4d स्क्वायर, ये आपका नया फॉर्मूला आ गया, ठीक है स्टूडेंट। अब हमने कंपेयर करना है कि कितना फर्क पड़ा। तो कंपेयर करने के लिए क्या करेंगे, आप f डैश को f से डिवाइड कर देंगे। हमने कंपेयर करने के लिए इसको डिवाइड कर देंगे। तो देखो डिवाइड करने के बाद क्या आएगा, f डैश का फॉर्मूला जो है वो g m1 m2 अपॉन 4d स्क्वायर। अब इसको डिवाइड करेंगे तो आपको पता है कि डिवाइड कैसे होगा। अब f की वैल्यू को आप उल्टा करके लिख सकते हैं इधर, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा d स्क्वायर अपॉन f m1 m2। अब जो कटिंग होती है उसको काट दो, देखो रिजल्ट क्या मिलता है, ये पूरा का पूरा कट जाएगा, ये d स्क्वायर से d स्क्वायर कट जाएगा। अब आपके सामने क्या मिला आपको, f डैश इज इक्वल टू f बाय 4। तो क्या रिजल्ट मिला बेटा, जो नया फोर्स पैदा होगा डबल डिस्टेंस करने पे वो पहले वाले f का 1/4 रह जाएगा। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है ना, f डैश f बाई 4। इसी तरीके से यहाँ पे देखते हैं, अब डिस्टेंस को क्या कर रहे हैं, हाफ्ड, यानी कि आपने डिस्टेंस को आधा कर दिया, बाकी बातें वही हैं, m1 m2 ये d बाई 2 हो गया। तो चलिए उसी तरीके से फटाफट कर दो सॉल्व। तो देखो नया जो f डैश जिसको हम ले रहे हैं इस कंडीशन के अंदर, उसका फॉर्मूला हमने यहाँ पे भी लिख देना है, m1 m2 अपॉन d बाई 2 का होल स्क्वायर। अब इसको खोल दो आप, f डैश इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन d स्क्वायर बाय 4। जो 4 आएगा उसको हम ऊपर लिख देते हैं, यहाँ पे ये ऊपर लिख दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो क्या करना है, फिर देखना कि f डैश पे क्या इफेक्ट आया, तो इसके लिए हम इसको डिवाइड कर देंगे, f डैश अपॉन f। तो f हमारा ये वाला है जो बेसिक फॉर्मूला है।
तो एफ डैश का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, अब जी की जगह जो 4 साथ में हो रहा है, मैं 4 पहले लिखता हूँ, 4g m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। अब इसको एफ के फॉर्मूले को जब आप डिवाइड करेंगे इस तरह से, तो ये वाला क्या आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा डी स्क्वायर और नीचे g m1 m2। अब देखो ये जो कटिंग होती है इसको कट कर दो, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कट कर दिया। अब आपके पास क्या आ गया, एफ डैश इज इक्वल टू 4f, यानी कि जो नया ग्रेविटेशनल फोर्स पैदा होगा वो पहले वाले का 4 टाइम हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। तो क्लियर होगा स्टूडेंट्स, अच्छा न्यूमेरिकल था। तो ये बातें आपके ध्यान रखनी है कि डी को कम करेंगे तो फोर्स बढ़ेगा और डी को ज़्यादा करेंगे तो फोर्स कम हो जाएगा, लेकिन कितना होगा वो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो अगली वीडियो में मिलते हैं अपने नए टॉपिक के साथ।